वो है नरेश अरोड़ा जी, राजनीतिक रणनीतिकार हैं और डायरेक्टर हैं डिजाइन बॉक्स के। सर प्लीज स्टेज पर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहता हूं नैना आप भी साथ में आइए और जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच हिमांशु। इसके पहले हमारे जितने सेशंस रहे हमने हेल्थ को लेकर बातचीत की और मुझे लगता है कि सभी हमारे सेशंस बहुत इंफॉर्मेटिव रहे हैं, लेकिन आई मस्ट से कि ये वाला जो सेशन होने वाला है वो आप लोगों के लिए भी उतना ही ज़्यादा खास रहने वाला है। इंफॉर्मेटिव तो होगा लेकिन इंटरेस्टिंग भी होगा। और नरेश जी के बारे में अगर मैं बात कहूँ तो मुझे लगता है कि अब सोशल मीडिया से लेकर आप कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर अगर आप नाम लिखेंगे तो बहुत ढेर सारी चीज़ें आ जाती हैं। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर अपनी पहचान ज़रूर बनाइए, लेकिन मैं चाहूँगी मैं बहुत इधर उधर की बातें करते हुए आप ही बताइए, पिछले कुछ टाइम से ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट जो ये वर्ड है ये हम बहुत सुनते हैं, आखिर ये क्या है नरेश जी, और आप उस दिशा में कैसे आगे बढ़े? पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट एक टर्मिनोलॉजी कॉइन की गई है उस काम के लिए जो काम आज से नहीं बहुत सालों बहुत दशकों से होता आ रहा है। बट पहले ये काम प्रोफेशनली नहीं होता था, प्रोफेशनली होना शुरू हो गया। और हिंदुस्तान क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और यहाँ पे जो चुनाव का साइकिल है लगभग हर 8 महीने में किसी राज्य में चुनाव आते हैं और अनेकों सीटों पर चुनाव लड़े जाते हैं, अनेकों लोग चुनाव लड़ते हैं, तो उनको किसी ना किसी सलाहकार की आवश्यकता हमेशा से रही है। पहले वो सलाहकार पॉलिटिकल लोग खुद रहते थे, पर जैसे जैसे दौर बदलने लगा, कम्युनिकेशन के माध्यम बदलने लगे, तो उसमें प्रोफेशनल्स की एंट्री हुई और आज उनको पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, कैंपेन मैनेजर इस तरह के नाम दिए गए हिंदुस्तान के अंदर। बट ये फील्ड हिंदुस्तान के लिए नई मानी जा सकती है, पर अगर आप विदेशों में देखें, चाहे अगर अमेरिका से शुरुआत करें तो वहाँ पे कोई चुनाव कॉरपोरेशन अपवर्ड्स बिना चुनावी सलाहकार के नहीं लड़ा जाता। हमारे देश में अभी भी इस फील्ड में को पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं किया गया। कोई राजनेता ये बताना नहीं चाहता कि मैं किसी की सलाह ले रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत से युवाओं को रोजगार मिलता है, नई फील्ड मिलती है, एक्सपेरिमेंटेशन मिलती है, क्योंकि हर आदमी पॉलिटिक्स से दूर भागने की जगह पॉलिटिक्स में आना चाहेगा, पॉलिटिक्स को नज़दीक से देख सकेगा अगर उसको काम करने का मौका मिलेगा। Without accountability, without responsibility, if people will get to see that how closely politicians work, how they contest elections, तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये जो political strategies की टर्मिनोलॉजी आपने मेरे को दी है, ये टर्मिनोलॉजी एक नई टर्मिनोलॉजी इंडिया के लिए है, बट ये काम बहुत देर से होता आ रहा है। लेकिन इसे अगर इसका दूसरा पहलू देखा जाए तो इसे किंग मेकर के तौर पे भी देखा जा सकता है कि जो भी सरकार बने, बदले, बिगड़े जो भी है, लेकिन आगे की दिशाएं जो हैं कहीं ना कहीं उन तमाम रणनीतियों में जरूर भूमिका होती है। लेकिन मैं चाहूंगी नरेश जी, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि आपने कहा कि वक्त बदल रहा है, जाहिर सी बात है पहले के चुनाव जो हुआ करते थे वो बहुत अलग तरीके से हम देखते थे और भारत हमेशा मुझे लगता है चुनाव के लिए हमेशा रेडी भी रहता है और हर वक्त कहीं ना कहीं एक इलेक्शन को वो फेस कर रहा होता है। तो आखिर पिछले कुछ समय में ऐसी चीज़ें क्या चेंज हुई हैं? सब कुछ चेंज हुआ, आपने कहा डिजिटल एरा आया, जो एक ट्रेडिशनल हम इलेक्शंस देखा करते थे उनमें बदलाव आया, ज़रा वो डिफरेंस भी ज़रूर समझाइए। चुनाव लड़ने के तरीकों में बदलाव से पहले आपको ये बात नोट करनी होगी कि गवर्नेंस के तरीकों में भी बदलाव आया है। जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात हम करें तो जो मुझे याद है यूपीए 2 की लास्ट कपल ऑफ इयर्स में डीबीटी का चलन शुरू हुआ था। वो डीबीटी से लोगों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट्स पहुंचने लगे, तकनीक का माध्यम से पहुंचने लगे। वो तकनीक का ही उपयोग फिर चुनावी जो और प्रक्रियाएं हैं उसमें उपयोग होने लग गया। जैसे जैसे माध्यम बदले वैसे वैसे चुनाव लड़ने के लिए लोगों की आवश्यकता, लोगों की रिक्वायरमेंट बदलने लग गई। पहले चुनाव में होर्डिंग लगा दो और चुनाव लड़ लिया जाता था, बहुत होता तो पैम्फलेट बांट दो, अखबार में इश्तिहार दे दीजिए। आज आप खुद का ही नेटवर्क देखें, इंटरनेट में आने के लिए इंटरनेट सर्विसेज में सबसे बड़ा और सबसे पहला नेटवर्क रहा और उससे आपके खुद की जो मीडियम्स हैं वो डाइवर्स भी हुए, बढ़े भी और चेंज भी होने लग गए। आपकी खुद की न्यूज़पेपर्स आज डिजिटलाइज हो गई, पे वॉल्स लग गई, पेड कंटेंट बिकने लग गया। तो जैसे जैसे कम्युनिकेशन के माध्यम बदले वैसे वैसे चुनाव भी एट द एंड ऑफ द डे कोई भी कैंपेन हो,
चाहे वो चुनावी कैंपेन है, चाहे वो किसी प्रोडक्ट की कैंपेन है, उसका जो एंड गोल रहता है वो ये रहता है कि आप अपने कंज्यूमर या वोटर तक कैसे पहुंचे। अगर आज कंज्यूमर अखबार कम पढ़ता है और व्हाट्सएप ज़्यादा देखता है तो आपको उसका उपयोग करना पड़ेगा। और क्योंकि दौर बदला, कंज्यूमर्स भी बदले। पहले जब चुनाव लड़े जाते थे या जब तक डिजिटलाइजेशन नहीं हुई थी तो घर में एक अखबार आता था, उसको घर का मुखिया पढ़ता था, निर्णय कर लेता था कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सा साबुन अच्छा है, कौन सा तेल अच्छा है, और घर के सब लोग वो मान लेते थे क्योंकि अखबार एक ही आदमी पढ़ता था घर का, बाकियों को कोई ना कोई और काम रहता था। आज घर के अगर 4 सदस्य हैं, 4 के पास 4 फोन हैं और 4 के पास 4 ओपिनियन है। और कई ऐसे मेरे पास एग्जाम्पल्स भी हैं कि जहाँ पे 4 पार्टियां रही, 4 सदस्यों ने 4 पार्टियों को वोट किया। तो आपको लगता है कि जो पैटर्न चेंज हुआ, ऑफ कोर्स डिजिटल एरा तो है, चांद पे जाने की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चीज़ें, अब हम लोग बहुत सी चीज़ें बदलते हुए देख रहे हैं। इसके साथ में इलेक्शन कैंपेन का या फिर इलेक्शंस का जो प्रचार प्रसार है उसका नैरेटिव कंप्लीटली चेंज हो गया, तो ये भी अपने आप में एक चैलेंजिंग है। देखिए, चैलेंज तो आपको हर दौर में मिलेगा। अगर पहले की मैं बार बार जो जिक्र कर रहा हूँ, अखबार में इश्तिहार छपता था तो पन्ने तो उसके उतने ही रहते थे। अब इश्तिहार सभी को देना रहता था, किसका नोटिस हो किसका नोटिस नहीं हो। सिमिलरली अगर आज माध्यम बड़े हैं तो चैलेंज भी उस हिसाब से बढ़ता है, बट उसकी आजकल तो हर ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति के हाथ में 10-10 अखबार है मोबाइल के रूप में, ज्यादा मान के चलेंगे। बट ऑफ कोर्स एक डिजिटल रेवोल्यूशन के कारण कंटेंट भी ओवरफ्लो रहता है और उसमें आपको आउटशाइन करना है, स्टैंडिंग आउट ऑफ द क्राउड वाला अप्रोच रखना है। और उसके अंदर चैलेंजेस तो रहते हैं और उसी चैलेंजेस को लड़ने में मजा भी आता है, बिकॉज आप किसी भी प्रकार का कंटेंट बना लें, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एक डाइनिंग टेबल पे लास्ट कॉन्वर्सेशन होता है। क्योंकि अगर घर पे कोई रात को खाना खाती है फैमिली, तो उनके लिए पॉलिटिक्स डिस्कस करना पहला मुद्दा नहीं रहता। पहला मुद्दा उनके खुद के घर की समस्याएं, घर के बच्चों की समस्याएं सब रहती हैं। तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एक वैसी डिफिकल्ट आर्ट है और उस डिफिकल्ट आर्ट में जब इतना कंटेंट डिसेमिनेशन हो तो उसमें आपको स्टैंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको ऑफ कोर्स चैलेंजेस तो आपको रहते हैं, पर उन चैलेंजेस में लड़ने में मजा भी आता है। देखिए, मैं अपने यहाँ पे जो लोग सुनने के लिए बैठे हैं और क्योंकि ये हमारा लगातार सोशल मीडिया पर भी इसका स्ट्रीमिंग चल रहा है, अपने व्यूअर्स को भी हम ये बताएं कि आखिर ये सेशन क्यों ज़रूरी है। आप ये समझिए, हमने तस्वीर बताई बदलते राजस्थान की, बदलते स्वास्थ्य को लेकर राजस्थान की भूमिका क्या है, लेकिन उसमें स्ट्रैटेजीज कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। जरा अब नरेश जी, मैं चाहूंगी कि जो मॉडल की बात होती है, स्ट्रैटेजीज की बात होती है, तो राजस्थान में आखिर वो बदलाव का मॉडल किस तरह की है, किस तरह से स्ट्रैटेजीज वे में चेंजेस लाए जा रहे हैं? सी, आपको आई डोंट नो ये मालूम है कि नहीं, पर राजस्थान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देश में नंबर 1 है। जबकि एक्सपेक्टेशन साउथ के स्टेट से हो सकती है, बट राजस्थान का जो डेटा सेंटर है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है और यहाँ पे शुरू से आधुनिक अप्रोच रही है। राजस्थान के अंदर जैसे हमारे सेंट्रली एक आधार कार्ड नंबर चलता है, राजस्थान में एक जनाधार नंबर है जो स्टेट का, आप समझ लीजिए, सोशल सिक्योरिटी नंबर है, जिससे सभी स्कीम्स को लिंक किया गया है। जो अभी 6-7 महीने पहले राजस्थान सरकार ने एक महंगाई राहत कैंप का एक इनिशिएटिव शुरू किया था, तब तक राजस्थान सरकार जो सेवाएं, जो स्कीम्स लोगों को दे रही थी, लोगों को उसकी जानकारी उस लेवल की नहीं थी। जब महंगाई राहत कैंप लगाए गए और लोगों को बताया गया कि मान लीजिए आपको ये 10 सुविधाएं, 10 स्कीम्स आपको मिल रही हैं, आप वहां जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन करें और आपको मिलेंगी, तो लोग घर से एक स्कीम के लिए निकलते थे। वहां पे जाके जब जनाधार नंबर एंटर करते थे तो उनको बताया जाता था आप एक नहीं 6 स्कीम के पात्र हैं। टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी उसमें चेंज होने से लोगों को बेनिफिट हुआ। घर से एक चीज लेने गए, लेके आए 6 चीजें। इसी तरह से हर जगह पे जो राजस्थान सरकार है इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपनी स्ट्रैटेजी से लोगों को बेनिफिट कैसे बना सके, बिकॉज राजस्थान सरकार का मॉडल है वेलफेयरिज्म का, सोशल सिक्योरिटी का। चीफ मिनिस्टर बार बार ये बात कहते हैं कि सोशल सिक्योरिटी एक्ट हिंदुस्तान में बनना चाहिए, जिससे बेयर मिनिमम इनकम एक सोशल सिक्योरिटी नेट के रूप में लोगों को मिले, और उसी की तर्ज पे वो अपनी स्कीम्स लाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने किया। और 5 साल में आज वो चुनाव में जाएंगे तो मुझे आशा है कि लोग उसको समर्थन देंगे। बट स्ट्रैटेजी की जहाँ तक आपने बात पूछी, तो उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल, सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल, जिससे लोगों तक बात पहुंचे। बिकॉज मुख्यमंत्री खुद सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं। इनफैक्ट
वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चीफ मिनिस्टर्स ऑन सोशल मीडिया, राजस्थान चीफ मिनिस्टर हैं, तो उसमें सारी चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है ताकि लोगों तक बात पहुंच भी सके और उसका लाभ ले सकें। एक और खास बात, क्योंकि हम मॉडल की बात कर रहे हैं, कर्नाटक मॉडल का जो हम लोग जिक्र कर रहे थे, आखिर राजस्थान मॉडल और कर्नाटक मॉडल को आप पैरेलली किस वे में देखते हैं? यहाँ पर क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल डिफरेंट है, कर्नाटक का वहाँ पे ऑफ कोर्स सारी चीज़ें डिफरेंट हैं, अगर दोनों को कंपेयर करते हैं, या फिर यहाँ राजस्थान मॉडल में कर्नाटक की झलक कैसे दिखती है? राजस्थान मॉडल को कर्नाटक से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्नाटक में अभी जस्ट चुनाव हुए हैं और एक नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई है। बट एक कॉमन जो बात दोनों सरकारों में देखने को मिली है कि वहाँ पे भी जो सरकार बनी है वो वेलफेयरिज्म की प्रोमिसेस पे बनी, और यहाँ पे भी सरकार वेलफेयरिज्म की स्कीम्स के ऊपर ही अपना एजेंडा लेके चल रही है। मॉडल लगभग सेम है कि लास्ट माइल डिलीवरी कैसे हो सके, कि अगर महिलाओं के प्रति हमारे को कर्नाटक सरकार या राजस्थान सरकार चाहती है कि उनकी पॉकेट में पैसा पहुंचे, तो वो दोनों सेम काम कर रहे हैं। सिमिलरली हेल्थ सेक्टर की बात, आपका समिट हेल्थ पे है, तो हेल्थ के अंदर भी जो राजस्थान के अंदर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, वो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी योजना है जिसका और भी जगह पे उपयोग करने की बात चल रही है। तो कर्नाटक मॉडल, राजस्थान मॉडल में वेलफेयरिज्म एक कॉमन बात है, बाकी दोनों स्टेट्स की चुनौतियां अलग अलग हैं और उन्हीं चुनौतियों को दोनों लोग टैकल कर रहे हैं। वहाँ पे अभी जस्ट चुनाव हुए हैं, यहाँ पे चुनाव आने वाले हैं, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है इलेक्शंस के लिए। लेकिन नरेश जी, जिस नीतियों की आपने बात की, चिरंजीवी जो योजनाएं हैं, खासतौर से स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, एक तरह से ऐसा लग रहा है कि फोकस जो है वो स्वास्थ्य की नीतियों को लेकर है। तो ये भी एक तरह से स्ट्रैटेजी का ही हिस्सा है कि जो बेसिक नीड्स है, कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखते हुए, उन चीज़ों को टारगेट करते हुए उसी वे में ही आगे बढ़ाएं। एब्सोल्युटली। दो चीजों पे चुनाव में जनरली बात नहीं होती है, जो मेरा एक्सपीरियंस है 8-10 स्टेट्स में चुनाव लड़ने का, एक सेहत पे और एक पर्यावरण पे, क्योंकि ये दोनों चीजें ऐसी मानी नहीं जाती कि इससे पॉलिटिकली लोग अट्रैक्ट होते हैं। बट राजस्थान के अंदर स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा फोकस और जोर दिया गया है, और वो इसलिए कि अगर निरोगी काया तो उसके आगे ही बात चलेगी, और उसी की दिशा में मुख्यमंत्री ने, चाहे कोविड की प्रबंधन की बात हो, चाहे उसके बाद चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा हो, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा हो, उन सब स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा में एक खास बात यहाँ पे ये भी है कि अगर आप राजस्थान वासी हैं, आपके पास जनाधार नंबर है, आप पंजीकृत हैं, तो आप सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में जाके आप इलाज कराएं, राजस्थान सरकार 25 लाख रुपए तक का इलाज उनका कराती है, अगर उनको लगे कि वहाँ पे कोई चीज़ बाहर उनको कोई परेशानी आ जाए। तो स्वास्थ्य पे फोकस ये आप और हम दोनों जानते हैं, अगर हमारी बॉडी साथ हमारे देगी तो हमारा माइंड भी बेटर चलता है, और वो वही फोकस मुख्यमंत्री जी का भी है कि अगर राज्य के लोअर इनकम ग्रुप को अंदर भी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ फैसिलिटीज अगर निशुल्क रहेंगी, तो वो लोग इसकी अवेल भी कर सकेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे, और जीडीपी के अंदर ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, जो आज राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में नंबर 2 पे खड़ा है। तो ये सब चीजें फैक्टर बनती हैं उसमें। नरेश जी, एक और चीज़ ये समझना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी, और सभी बहुत इंटरेस्टेड भी होंगे इस चीज़ को जानने के लिए, क्योंकि हमने कहा कि चीज़ें बदल रही हैं, वक्त बदल रहा है, डिजिटल वे में हम चीज़ों को जा रहे हैं। तो आखिर अब नए नए तरीके किस तरह से शामिल कर रहे हैं? अगर आपके नज़रिए से देखें तो नए कैंपेन्स को लेकर, नई स्ट्रैटेजीज को लेकर क्या तरीके अब लाते हुए नजर आते हैं? अब ये बातें मैं यहाँ पे मंच पे तो नहीं बता सकता, क्योंकि अभी नाजुक दौर चल रहा है, बट जो बताया जा सकता है कि कॉमनली आज आप और हम जिन मीडियम्स को रोज यूज करते हैं, कोशिश है कि उनके थ्रू लोगों तक पहुंच बनाई रखी जा सके, और काफी हद तक हम लोग इसमें कामयाब हुए हैं और आगे भी उस पर जारी रखने की कोशिश करेंगे। बट एक मानना मेरा शुरू से ये है कि जितना मर्जी आप सोशल मीडिया पे कुछ भी बना के डाल लें, अगर आपके पास ग्राउंड स्ट्रेंथ नहीं है तो सोशल मीडिया आपको चुनाव नहीं जिता सकता, वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। जहाँ तक ग्लैमर वर्ल्ड या सिने वर्ल्ड की बात है, वहाँ तक सोशल मीडिया एक अलग रोल प्ले करता है, पर चुनाव के अंदर हमारी शुरू से नीति ये रही है कि अगर सोशल मीडिया पे भी कोई चीज़ दिखाई जानी चाहिए तो वो ग्राउंड से निकल के आनी चाहिए, ना कि स्टूडियो मेड होनी चाहिए। स्टूडियो में सिर्फ उसकी फिल्ट्रेशन होनी चाहिए। कई बार ये भी हो जाता है कि सोशल मीडिया के नो डाउट बेनिफिट्स तो ये है कि आप इजी टू अप्रोच है, लेकिन कई बार वो चीज़ें भी सामने आ जाती हैं जो शायद नहीं आनी चाहिए। तो ये प्रोज एंड कॉन्स दोनों तरफ है, तो उसका फायदा और नुकसान दोनों भी नजर आता है। सेंसिटिव तो है ही है, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि आप
एक बिंदी भी अगर गलत डाल दें, एक हमारी चुनावी कैंपेन थी जिसके अंदर चुनावों के दौरान गांधी जयंती आ गई, तो गांधी जयंती पे वो चुनाव में जो पोस्ट जानी चाहिए थी वो पोस्ट बनी, दिन वाले ने पोस्ट बना के रख दी और रात वाले को पोस्ट करनी थी मॉर्निंग में। अब दिन वाला एक लैंग्वेज का आदमी था, रात वाला एक लैंग्वेज का आदमी था, तो उसने लिखना था उसमें अहिंसा के पुजारी, तो रात वाले ने हटा दिया। सुबह जब मैं उठा तो 16 मिस्ड कॉल मेरे फोन पे थी, तो महात्मा गांधी अहिंसा की जगह हिंसा के पुजारी बन गए। तो सेंसिटिव तो रहता है, बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है, और इट लुक्स वेरी इजी फ्रॉम आउटसाइड कि भी पोस्ट ही तो बनानी है, डालनी तो है, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ, आई वुड से, एफर्ट ऑल्सो एंड डिलीजेंस ऑल्सो। नरेश जी, आजकल कंपटीशन हर जगह पर है और ऐसा लगता है कि जो नई नई चीज़ें या फिर जो नए तरीके अपनाएगा वही बाजी मार ले जाएगा, और एक तरह से यही तस्वीर हम पिछले काफ़ी समय से देख भी रहे हैं। पिछले कुछ चुनाव तो कहा जाता है कि एक तरह से सोशल मीडिया पर जिसकी अच्छी पहुंच है, अच्छी रीच है, पॉपुलैरिटी है, आधी बाजी तो वो व्यक्ति वैसे ही मार लेता है। हमने कई इलेक्शंस में बीते कुछ समय से देखे, आफ्टर 2014 तो ऑफ कोर्स। तो आप मुझे ये ज़रूर समझाने की कोशिश कीजिए कि आने वाले वक्त में क्या ये तस्वीर और बदलती आपको नज़र आती है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे प्रचार का तरीका अलग होता है, ग्राउंड लेवल पर पॉपुलैरिटी या फिर जनाधार इकट्ठा करना अलग होता है, और सोशल मीडिया पर एक अलग तरह की जंग चल रही होती है। बिल्कुल, मैं इस बात से आपके सहमत हूँ, और ये बात पे मैंने आज से 3-4 साल पहले एक आर्टिकल भी लिखा था कि आज से 4 साल बाद चुनाव इंस्टाग्राम पे होगा, और आज आप देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे सब युवा पहले जुड़ते हैं, और हम लोग भी अगर जिस भी कैटेगरी में गिने आप, तो इंस्टाग्राम एक इम्पॉर्टेंट टूल बन गया है। पर मैं जो इसका चलन बढ़ते हुए देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि आज से 5 साल के बाद चुनाव में रैली नहीं हुआ करेगी, पब्लिक मीटिंग्स नहीं हुआ करेंगी, एक रैली एक पार्टी किया करेगी और वही उसकी स्ट्रेंथ होगी, और बाकी की सब मीटिंग्स वर्चुअल हुआ करेंगी। बिकॉज जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बढ़ेगी, अभी तो हम लोग, आप लोग और हम लोग बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दूर हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए। ये चलन आगे बढ़ेगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी इस पर और बदलाव आएंगे, और लोगों की खुद की जो स्टाइल है, वर्किंग लाइफस्टाइल है, वो चेंज होगी, और रैलीज नहीं हुआ करेंगी, मीटिंग्स नहीं हुआ करेंगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। आज से 5 साल में, इस चुनाव में नहीं पर अगले चुनाव तक ये पैटर्न बदल जाएगा। यानी कि अभी जो बदलाव हमने पिछले कुछ समय में देखे, ये और पैटर्न चेंज होता हुआ नजर आएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बात ज़रूर ये समझाइए कि जब ये डिजिटल प्रचार की तरफ बढ़े, या फिर लोगों तक अपनी जन जन तक तमाम योजनाएं या फिर जो भी अपनी बातें वो पहुंचाने के लिए क्या डिफरेंट तरीके नरेश अरोड़ा की तरफ से या उनकी टीम की तरफ से अभी तक लाए गए हैं और उसका इम्पैक्ट भी नजर आया है? देखिए, जो हमारी स्पेशलिटी है, और ये मेरे को कहने में गर्व महसूस होता है कि हम लोग कोई भी कैंपेन चलाते हैं डिजिटली, पहले तो ग्राउंड ओरिएंटेड रहता है, दूसरा उसका फोकस इंटरैक्टिव मोड पे रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक राजस्थान में एक कैंपेन चल रही थी, जन सम्मान कॉन्टेस्ट। उसके अंदर एक कंपटीशन क्रिएट किया गया सरकार के द्वारा, जिसके अंदर आप किसी भी स्कीम के बारे में कोई वीडियो बना के अपलोड करें, और सरकार रोज उनको लाखों रुपए के इनाम दे रही थी कि कौन बेटर तरीके से एक स्कीम को प्रोपेगेट करता है या उसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग रहती है। तो ऐसे 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज थे, उसके बाद 100 कंसोलेशन प्राइज थे, तो 103 लोगों को रोज वो इनाम मिलते थे। तो एवरेज 10 से 15 हजार लोग रोज वीडियो बना के डाल रहे थे। अब कैंपेन सोशल मीडिया पे ही हो रहा है। अब लोग सारा दिन वैसे वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे रील्स बना के डाले, और आज एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके उस स्कीम का प्रचार भी कर रहे हैं। खुद तो लाभ पाने की सिचुएशन में है ही है, पर उनके वीडियो को अगर एक वीडियो को 100 आदमी भी देखते हैं, तो 10,000 वीडियो से आप मान के चलिए कि 1 करोड़ लोगों तक, 10 लाख लोगों तक बात पहुंचती है, और लोगों को मालूम पड़ता है कि इस स्कीम के बारे में क्या है। तो हमारा फोकस हमेशा से, आज से नहीं, जब से हमने काम शुरू किया है, हमने हर चुनाव में कोशिश की है कि हमारी जो सोशल मीडिया कैंपेन्स है वो इंटरैक्टिव होनी चाहिए, पार्टिसिपेटरी नेचर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कम्युनिकेशन वन वे हो, बिकॉज सोशल मीडिया इज नॉट वन वे कम्युनिकेशन। सोशल मीडिया इज सपोज टू engage and engage in a purposeful manner in which people also become stakeholders themselves. वाह, बहुत खूब। नरेश जी, एक इम्पॉर्टेंट सवाल, जरा ये भी समझाने की कोशिश कीजिए कि सोशल मीडिया की ताकत कितनी ज्यादा है। सोशल मीडिया, डिजिटल, हम जिस तमाम चीज़ों को देखते हैं,
कई बार हो सकता है हमें से कई लोग हैं वो उसकी अहमियत भी नहीं समझ सकते कि उसका यूज और मिसयूज कैसे सरकार बनाता भी है, गिराता भी है, परसेप्शन बनाता भी है, परसेप्शन छवि हटाता भी है। सरकार बनाने गिराने पे मैं नहीं कमेंट करूंगा, बिकॉज उसमें ऐसे सोशल मीडिया तो एग्जांपल्स, इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। सोशल मीडिया पे ही कई सरकारें बनी भी हैं और गिरी भी हैं, बट उस पर कमेंट नहीं करूंगा मैं। बट सोशल मीडिया एक इम्पॉर्टेंट टूल है, वी ऑल नो इट्स अ मेजर कम्युनिकेशन नेटवर्क नाउ, इट्स इनफैक्ट बिगर देन एनी अदर नेटवर्क, एंड सब पार्टीज, सब पॉलिटिशियंस उसको अपनी तरह से यूज करने की कोशिश करते हैं, और इसका दुरुपयोग नहीं हो ये जिम्मेदारी हम सबकी है जो खासकर इस फील्ड में प्रोफेशनली इन्वॉल्व हैं। और ये याद रखना चाहिए कि हमारे देश में अभी ही, अगर मैं किसी स्टेट का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि कैसे उसका दुरुपयोग होकर लोगों की जान भी जा सकती है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ते हैं, तो उन चीज़ों को दुरुपयोग नहीं हो, ये जिम्मेदारी हम सबकी कलेक्टिव है। हम किसी चीज़ को शेयर करने से पहले, किसी चीज़ को पोस्ट करने से पहले, किसी पे कमेंट करने से पहले किसी ऑथेंटिसिटी चेक करने की कोशिश करें। आजकल बहुत सी सहूलियतें हैं कि जिसमें चेक किया जा सकता है। मेरा यही निवेदन रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी इस बहुत ही इंटरेस्टिंग इस सेशन के लिए। नव भारत नव निर्माण मंच के यहाँ पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।